हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल ऑल एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिस तरह से आपका कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर अपना नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो आप ही के इस चैनल के एक व्यूवर हैं जिनका नाम नितेश कुमार है। तो वो एक कमेंट किए हैं कि सर आप F1 से लेकर F12 तक का एक शॉर्ट कंक्लूजन बनाइए ताकि हम लोगों को एग्ज़ाम देने में सहूलियत हो। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर एक आप विश्वास कर सकते हैं कि आप अगर ये F1 से लेके F12 तक का मतलब कि 12 वीडियो का पूरा सीरीज़ देखते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होगा। और YouTube पे आपको इस तरह का सीरीज़ कहीं और नहीं मिलने वाला है। और ये मैंने खुद अपने लिए खोजा था, मुझे नहीं मिला और मैंने एग्ज़ाम दिया और जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस लिया हूँ सो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग को ये सिलेबस तो पता ही है कौन सा किस नंबर का था। अगर नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिएगा। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को आज करना है तो हम लोग टाइम एक्सपेंड ना करके सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि अपना ये आपका F1 का है, F1 यानी कि समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ। अब देखिए, आप डिलीट कर रहे हैं तो आप एक बात माइंड में रख लीजिए कि आप खुद एक छात्र भी हैं, यानी कि आप 1 to 5 के एक स्टूडेंट भी हैं, आप एक टीचर भी हैं, आप पेरेंट्स भी हैं और आप समाज में रहने वाले एक व्यक्ति भी हैं। यानी कि चारों तरह से आप ही को खुद सोचना है। और जब ये आप सोच अपने अंदर में खुद पे अपने मतलब कि अपने ऊपर ले आइएगा ना तो आपका हर एक पेपर इजी लिख पाइएगा। हर एक पेपर का भूमिका अपने अनुसार तैयार कर पाइएगा। डिलेड मीन्स यानी कि आपको भूमिका खुद से तैयार करना और सारा एक्सपेरिमेंट आपको खुद पे करना है। यानी कि आप खुद में बच्चे भी हैं, शिक्षक भी हैं, आप माता पिता भी हैं और आप समाज भी हैं, यानी कि समाज के एक अंग भी हैं। चारों चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करके ही आपको जवाब देना है। जैसा कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि समाजीकरण जो है सो आपको बच्चा जब जन्म ले लिया और मरने के प्रांत ही उसकी समाजीकरण खत्म होती है। यानी कि समाजीकरण जो है सो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब बच्चा का जन्म लिया और उसके मृत्यु तक के बीच में जितना भी चीज़, यानी कि आप जब से जन्म लिए और आपके डेवलपमेंट में आपके माता पिता किस प्रकार से आपका मदद किए हैं। यानी कि कोई बच्चा है तो उसका जो बच्चे का कोई प्रथम यानी कि फर्स्ट टीचर जो होता है सो कौन होती है, उसकी माँ होती है। वो अपने माँ को देखता है किस तरह से क्या कर रही, तो फर्स्ट टीचर कौन है, माँ है। तो उसी तरह से आपके अंदर आपके माता पिता से आपने क्या क्या सीखा है उसी चीज़ को आपको यहाँ पे जवाब में दे देना है और सिंपल आपको खुद पे अप्लाई करके जवाब देना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर है कि बच्चों में समाजीकरण में उनके माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। तो माता पिता से वो बहुत कुछ सीखता है। प्रथम गुरु कौन है, माता ही है। और ये जो कथन है कि परिवार से सब कुछ आता है सो किनका कथन था, किम्बल यंग का था। कुछ मनोवैज्ञानिक का नाम आप एक जगह लिख लीजिए और उसको आप यूज करते रहिएगा हर एक क्वेश्चन। यानी कि पहला नाम क्या आ गया आपका, किम्बल यंग। जब भी समाजीकरण में परिवार का नाम आएगा तो किम्बल यंग का चर्चा आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में चर्चा करें। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कहीं अथवा वाला है, प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में चर्चा करें। तो देखिए, बाल अधिकार क्या होता है। बाल अधिकार का मतलब हो गया कि अगर आपके सामने में कोई बच्चा, यानी कि जीने का अधिकार। जब बच्चा, आप सुनते हुए है कि भ्रूण हत्या पाप है, यानी कि जीने का अधिकार है, उसके विकास का अधिकार है। जब बच्चा जन्म ले लिया तो उसका डेवलपमेंट अच्छा से हो, उसका परवरिश अच्छा से हो तो विकास का अधिकार है। फिर उसका संरक्षण का भी अधिकार है, क्योंकि बच्चा अबोध होता है, वो खुद का हिफाजत खुद से नहीं कर सकता है तो उसका देखभाल करना भी एक परिवार का ही काम है। उसके बाद सहभागिता का अधिकार, यानी कि बच्चा अगर कहीं किसी चीज़ में रुचि दिखा रहा है तो उसको डांटना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसकी बात को भी सुनना चाहिए ताकि बच्चे को भी लगे कि हमारी बात का भी कुछ वैल्यू है। ठीक। उसके बाद भारत के संविधान में भी बच्चे के अधिकार कुछ दिया गया है जिसको आप नोट डाउन अभी कर लीजिए। जैसे कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसको मुफ्त शिक्षा देना है। 18 वर्ष से जो भी नीचे वाले बच्चे हैं उनसे रोजगार नहीं करवाना है, यानी कि बाल मजदूरी। उसके बाद आपका एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तरफ से जो है। उसके बाद बाल कल्याण समिति है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भी बच्चों को बहुत सारा दिया गया है। तो इस सब चीज़ को आप पढ़ लीजिए और आप विश्वास कीजिए कि जितना मैं आपको आज बता रहा हूँ आपका इससे F1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है।
और जो अधिकार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के समाजीकरण को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो देखिए प्राथमिक जो होता है समाजीकरण सो कौन हो गया, माता पिता हुए, परिवार हुआ, आस पड़ोस हुआ, समुदाय हुआ। क्लियर है, यानी कि प्राथमिक में माता पिता, परिवार, आस पड़ोस और समुदाय, और द्वितीयक में यानी कि सेकेंडरी में विद्यालय और संचार आ जाता है। अब इस दोनों जगह बच्चा का समाजीकरण कैसे होता है उसको खुद पे सोचना है, और उसको आपको यानी कि आपका जो समाजीकरण आप में जो डेवलपमेंट आया है सो आपके घर में कैसे आया और आपके विद्यालय में कैसे आया उस चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही अथवा में है, बच्चों के समाजीकरण में उनके परिवेश और पड़ोस की भूमिका को समझाइए। तो समाज का बात आ गया, इसको आप आराम से समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण की शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं, समझाएं। तो यानी कि इसका मतलब हुआ क्वेश्चन का कि देखते हुए कोई बच्चा अगर संपूर्ण घर से आ रहा है तो उसकी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि उसका जो डाइट होता है, खाना पीना होता है, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टम डिब्बे में मिलता है और सारा डाइट मिलता है। और कोई निर्धन परिवार का बच्चा है तो वो आर्थिक मंदी के कारण ढंग से खाना नहीं खा पाता, जिसके कारण उसकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या होती है, थोड़ी सी संपूर्ण परिवार की अपेक्षा में कम होती है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है। बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की भूमिका को समझाएं। तो देखिए विद्यालय का जो भूमिका है, जब बच्चा का प्राइमरी यानी कि फर्स्ट समाजीकरण उसके परिवार से हो जाता है, जब वो चलने फिरने बोलने लगता है, उसके बाद वो विद्यालय की ओर जाता है और विद्यालय में वो 10 तरह के बच्चों से मिलता है, 10 तरह की भाषाएं सुनता है, क्योंकि बच्चे का हर बच्चा अपने घर का ही भाषा, अपने माता पिता का भाषा बोलता है, जिस तरह का वो अपने घर में सुनता है। बच्चा भाषा मीन्स ये नहीं कि हिंदी और उर्दू और इसमें आप पंजाबी घुसा दीजिएगा, हर घर का एक अपना लोकल लैंग्वेज होता है, उस भाषा को बोलता है। और उसके बाद बच्चा जब बच्चों के साथ में रहता है तो बहुत सारा गुण वहाँ पे वो सीखता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है। उसके बाद नंबर 4 है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख करें। तो देखिए जितना चीज़ समाजीकरण को बनाने में है ना, यानी कि जितना चीज़ किसी चीज़ के लिए एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। यानी कि अगर माता पिता घर में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक, तो बच्चा पे उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर घर के बड़े बुजुर्ग कुछ हर बात में उसको डांट रहे हैं तो बच्चा का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। आसपास के समाज में अगर कुछ गलत नीति चल रही है तो बच्चा का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, वो फिर गलत नीति में इन करने लगेगा। विद्यालय में अगर अनुशासन नहीं है तो बच्चा का अनुशासन भी नहीं आएगा। तो जितना चीज़ उसको एक समाजीकरण को अच्छा करने में प्रभाव करता है, वही सब चीज़ क्या है उस समाजीकरण को प्रभावित भी करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा में है, ज्योतिबा फुले ने अपने आलेख में प्रमुखता किन किन मुद्दों का वर्णन किया है, तो इसका हमको वर्णन करना है। तो देखिए ज्योतिबा फुले ने जो वर्णन किया है तो उसमें सबसे पहला क्या था अपना, कि एक था आपका, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मूर्ति पूजा। क्लियर है। उसके बाद छुआछूत। क्लियर है। उसके बाद जाति पाति। ठीक। उसके बाद नारी वर्ग के प्रति अमानवीय व्यवहार, यह सब चीज़ क्या था उनका मुद्दा था, बाल विवाह इत्यादि। ठीक है। क्लियर है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो 5 है, सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ बताएं। तो देखिए सूचना क्या हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप खुद पे अप्लाई कीजिए कि अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं और आपका काम लग गया, या फिर मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और विद्यालय में गए पढ़ाने के लिए प्रथम दिन, और आपको क्लास 5 में गणित पढ़ाना है, तो आपको गणित में क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बनाना है, सो आपको पता है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, सूचना हो गया। पर जिस दिन आप विद्यालय में इन किया और उसके बाद आप उस स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए, तो 2 साल में आप क्या होइएगा कि वहाँ पे परिपक्व हो जाइएगा कि किस तरह के बच्चे को किस प्रकार हैंडल करना है, किस टॉपिक को पहले उठाना है, किस चीज़ को पढ़ाने से पहले क्या समझाना है। तो वो आपका क्या हुआ, उस विषय का ज्ञान हुआ। सूचना आपको है कि 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, पर 2 + 2 को किस प्रकार से हम बताएं कि बच्चा एकदम ईजिली समझ जाए, वो आपका ज्ञान है। यानी कि मान लीजिए 2 लकड़ी ले लिए, फिर और 2 लकड़ी ले लिए, फिर आपस में सबको बताया कि देखो बाबू 2 लकड़ी इधर 2 लकड़ी इधर, दोनों को साथ में रखेंगे कितना हुआ, तो 1 2 3 4 हुआ। तो किस प्रकार से आप अपने ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं ताकि बच्चे को आसानी हो समझने में, तो वो आपका कहाँ से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। तो वो आपका क्या हो गया, ज्ञान हो गया। क्लियर है। विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है कैसे। तो देखिए विद्यालय और बाहर, यानी बाहर कहने का मतलब आपका
परिवार, आपका समाज, और विद्यालय में आप जहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षक के बीच में रह रहे हैं, आपका एक पाठ्यक्रम बना हुआ, आपका एक डिसिप्लिन है, आपका एक टाइम टेबल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस चीज़ के बाद यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा है स्कूल में गया और वो पढ़ाई किया कि पेड़ का जो चना का एक बीज होता है उसको, या मान के चलिए कि आम का गुठली हुआ, उसको हम लोग ज़मीन पे बिक देते हैं तो वहाँ पेड़ आता है, तो इस चीज़ का वो ज्ञान विद्यालय में प्राप्त किया। पर वो घर पे आएगा बच्चा तो फिर वो आम खाएगा, जैसे कि अभी आम का मौसम है, और वो आम को बिक देगा ज़मीन की तरफ, और फिर वो 2-4 दिन बाद देखेगा कि वहाँ पे कोई जड़ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार से विद्यालय का भी, विद्यालय के अंदर और बाहर जो है सो ज्ञान का जुड़ाव होता है। यानी कि 1 to 5 में जो भी बच्चे होते हैं, जो भी चीज़ विद्यालय में शिक्षक के द्वारा सुनते हैं, उसको वो अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। तो देखिए, पाठचर्या जो है यानी कि वो पूरे एक परंपरागत विधि के अनुसार किसी जगह बनाया जाता है। जैसे कि आप सुने हुए हैं कि इस बार पढ़ाई का पैटर्न चेंज कर दिया, यानी कि NCF मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या पाठ्यक्रम, ठीक है। तो उसमें आप सुने होइएगा, या फिर NCF को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। तो वो क्या करता है कि एक रूपरेखा तैयार करता है कि बच्चे को किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए। ये तैयार नहीं करता है कि क्लास 5 के बच्चे को क्या पढ़ना है, वो पूरा शिक्षा पे तैयार करता है कि 1 to 5 में हम लोग किस प्रकार से कितना एक्टिविटी करवाएं ताकि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो। ये आपका हो गया पाठचर्या। और पाठ्यक्रम का मतलब हुआ यानी कि करिकुलम। पाठ्यक्रम का मतलब हुआ कि हम किसी दौड़ में दौड़ रहे हैं और दौड़ने के उपरांत क्या हुआ कि हम अगर उसमें विजयी होते हैं तो हमें एक पुरस्कार मिला, यानी कि हमको पता है कि हमको इस ट्रैक पे दौड़ना है। यानी कि आपका एक सिलेबस हुआ, आपका एक पैटर्न हुआ, आप पाठ्यक्रम के मदद के अनुसार अपने क्लास में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपका एक मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब पाठचर्या क्या हुआ, सो सारे आपका सर्वांगीण विकास आ गया। जैसे कि क्लास स्कूल में आप प्रार्थना करने गए तो प्रार्थना सारे वर्ग के बच्चे करते हैं, पर हर वर्ग का बच्चा का एग्जाम तो एक पैटर्न पे नहीं हो सकता ना, सबका अपना अपना अलग अलग पैटर्न है। तो वो क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया। क्लियर है। बिहार पाठचर्या की रूपरेखा। तो देखिए, जब से NCF 2005 आया, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 जो आया, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसी के अनुसार क्या बना, बिहार पाठचर्या रूपरेखा बना, जिसमें बताया गया कि स्कूल की जो इमारतें होती हैं या फिर वहाँ का जो सामान होता है, तो स्कूल का क्या है, सबसे महंगा वो है, मतलब कि उसका अपना आर्थिक चीज़ है स्कूल के लिए। तो उसके अनुसार उसमें क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, किस प्रकार से क्या क्या चेंजिंग करना चाहिए, क्या कि बच्चे को सर्वांगीण विकास हो सके, मुफ्त शिक्षा किस प्रकार दिया जाना चाहिए, कितने दूरी पे कौन सा विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय का जगह कहाँ पर होना चाहिए, कैसे कैसे शिक्षक का अपना एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को कैसे में रखा गया, तो बिहार पाठचर्या रूपरेखा में। तो इस 2 चीज़ को आप नेट पे सर्च करके अच्छे से डिफिनीसन देख लीजिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। तो मान के चलिए अगर कोई बच्चा बहुत ही निम्न वर्ग से बिलोंग कर रहा है और वो पढ़ लिख कर बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया, तो सबसे पहले परिवर्तन कहाँ लाएगा, तो अपने समाज में लाएगा। कैसे लाएगा, तो वो जो शिक्षा ग्रहण किया है उसके अनुसार वो अपने समाज में और लोगों को शिक्षित करेगा। तो जहाँ पे शिक्षा की कमी थी, जो लोग बिना किसी भी डिसिप्लिन, किसी बिना टाइम टेबल का कुछ भी मन में आ रहा है वो काम करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग बहुत पहले देखे होइएगा कि बहुत लोग सड़क, जहाँ पे सड़क नहीं बना हुआ है या फिर शौच नहीं बना हुआ है, खुले में शौच कर रहे हैं। जैसे जैसे हर गांव में शिक्षा पहुंचते गया है, वैसे वैसे हर लोग का अपना अपना डेवलपमेंट होते चला गया है। अब गांव में भी लोग अपने अपने काम से काम मतलब रखते हैं। तो शिक्षा जहाँ जहाँ इन किया है वहाँ वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो एक शिक्षित समाज किस प्रकार का हो सकता है, ये आप ऑलरेडी आप अपने अंदर में सोच कर इसका आप आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में उनके शिक्षकों की भूमिका का उदाहरण सहित वर्णन करें। अब मान के चलिए कि आप किसी स्कूल में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक, और आप बच्चे को बता रहे हैं कि चैप्टर में नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि बड़े बुजुर्ग का आदर कैसे करना चाहिए। तो आप तो विद्यालय में सारे बच्चे को बता दिए, ठीक है। अब उसके साथ में आप उसका एक एक्टिविटी करवाएंगे, यानी कि उसको उस तरह से आप परिपक्व कराएंगे कि वो बाहरी समाज में जाकर अपना अनुशासन दिखा सके। आपने जो उसे शिक्षा दिया है उसका वो संपूर्ण उपयोग कर एक अपने चरित्र का विकास कर सके। क्लियर है। तो आप सोचिए कि आप कौन कौन से शिक्षक से क्या क्या ग्रहण किए और उसको कैसे अप्लाई किए, बस उसी को यहाँ पे डाल देना है। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा पुस्तक के माध्यम से कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसी। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि कोई भी बच्चा जो है ना वो बस शिक्षा ग्रहण करके उसमें पूरा विकास नहीं हो सकता है। उसका विकास तभी संभव है जब वो अपने शारीरिक मतलब कि शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आर्थिक और आध्यात्मिक विकास होगा, तभी वो एक क्या कहलाएगा, शिक्षित, यानी कि उसका सर्वांगीण चरित्र का विकास होगा। उनके अनुसार क्या था कि शिक्षा कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, यानी कि शिक्षा को हम आप बना नहीं सकते हैं। ठीक, शिक्षा क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करते करते हमारा अपना चरित्र एक निर्माण होना चाहिए, हमें संवेदनशीलता होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, दूसरों का आदर करने आना चाहिए। तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बात। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, आज के प्रतियोगी समय में उच्च अंक के दबाव में, जैसे कि आप लोग सुनते हुए आए हुएगा, अरे मैट्रिक में इतना नंबर ले आओ तो ऐसे हो जाएगा, 11th में इतना नंबर ले आओ तो ऐसे हो जाएगा, क्लास 5 में इतना पढ़ोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह का दबाव इंसान को किसी के ऊपर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बच्चा में एक डर की भावना आ जाती है और वो उसका विकास ठीक से नहीं हो पाता है, वो डरा डरा सहमा सा होने लगता है। क्लियर है कि नहीं। 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो टिप्पणी वाला आएगा ना, तो इसमें जैसे कि नाम आपका जे कृष्णमूर्ति है, तो जे कृष्णमूर्ति हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी हो गए, गिरजू भाई हो गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए, जॉन डीवी हो गए, उसके बाद रीतिमय शिक्षा हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए। तो इन लोगों का आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि जे कृष्णमूर्ति था, जे कृष्णमूर्ति जी के अनुसार क्या था कि शिक्षा जो है सिर्फ रटने और उसको रट कर एग्ज़ाम पास कर लेने से जो हमें मार्कशीट प्राप्त हो जाता है, बस उसके लिए शिक्षा नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार जो इस प्रकार का शिक्षा है सो क्या है, बस एक रोजी रोटी कमाने का जरिया है। ठीक है, उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वही है जो किसी बच्चे में आत्मज्ञान के लिए जगाए, यानी कि उसको दूसरे के प्रति प्रेम उसके अंदर में आए, वो झगड़ा न करे, हिंसा नहीं करे। ठीक, अध्यात्म को माने, आस्था रखे। आस्था मीन्स ये नहीं कि किसी गुरु को मान लिया और उसमें डूब गए। आस्था मीन्स कि वो हर एक प्राणी में ईश्वर को देखे। तो वो था जे कृष्णमूर्ति जी के अनुसार। उसके बाद अपना आता है राष्ट्रीय पाठचर्या, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद है मारिया मोंटेसरी। तो देखिए ये क्या थी, इनके अनुसार था कि बच्चा जो है वो उनका एक अपना अलग टाइप का विद्यालय था और उस विद्यालय में कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाता था। उस विद्यालय में बच्चा का विकास ही उसके लिए पुरस्कार था। वहाँ पे शिक्षक का काम यही था कि वो बच्चों का एक सर्वांगीण विकास कराए। वहाँ पे 3 से 7 वर्ष के जो भी बच्चे थे उनको विद्यालय में कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे जूता पहनना है, कैसे खाना खाना, यानी कि उनके अनुसार बच्चा में ज्ञानेंद्रियों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि बच्चा का जो अपना डे टू डे लाइफ का वर्क है उसको वो पहले खुद करना सीख ले। तो उनके अनुसार इसी चीज़ को फॉलो किया गया उनके विद्यालय में भी। और बच्चा का सबसे पहले छोटा छोटा काम जैसे कि जूता पहनना, शर्ट पहनना, बाल झाड़ना, ये सारा काम जो था सो उनके विद्यालय में करवाया जाता था, जिससे बच्चा अपना खुद का काम यानी कि वो आत्मनिर्भर बने। क्लियर है। चलिए, तो ये था अपना आज का पूरा F1 का सीरीज, यानी कि वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा गया होगा पर आपका इसमें पूरा F1 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों का फिर कमेंट आता है तो मैं फिर इसके बाद F2 का भी बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं F12 तक का पूरा सीरीज बना दूंगा अगर आपका कमेंट आता है तब। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो आप अपने डिलीट करने वाले जितने भी आपके संपर्क में हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी लोग अच्छे ढंग से क्लास नहीं कर पाए या फिर किताब के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाए तो वो इस वीडियो को देखकर अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। चलिए, अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।